गुड मॉर्निंग कामनी। गुड मॉर्निंग चिंटू। कामनी, आपकी यूपीएससी की पढ़ाई कैसे चल रही है? चिंटू, मेरी यूपीएससी की पढ़ाई सही चल रही है, लेकिन मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। कामनी, मुझे एक टॉपिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप मुझे उसे समझाओगे? हाँ चिंटू, बिल्कुल, क्यों नहीं। बताओ कौन सा टॉपिक है वो? कामनी, मुझे स्टार्टिंग से बताइए 1947 से स्टेट्स कैसे बने और कौन कौन सी कमेटी यूनियन ऑफ इंडिया बनाने में मदद की। अच्छा, आपको 1947 से आपको सारी कमेटी जाननी है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से लेकर एस के धर, जेवीपी एंड फैजल अली कमेटी, ये सब ना? हाँ कामनी, मुझे थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए ताकि मेरे बेसिक क्लियर हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। अरे बच्चों, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? सर, चिंटू यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा था और उससे रिलेटेड सारी कमेटीज़। अच्छा, चिंटू ने जब क्लास में ध्यान नहीं दिया था कि जब समझाया था? सर, ध्यान तो दिया था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सर प्लीज़ आप दोबारा से पढ़ा दीजिए। अच्छा, दोबारा से पढ़ा दे। चलो क्लास में चलो, मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ। और आप सब भी जिनको समझ में नहीं आया है वो भी क्लास में आ जाइए, मैं उनको भी पढ़ाता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ इंडिया कैसे बन के आया, कि जो भारत के स्टेट्स हैं वो कैसे यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्लूड हुए। तो उसके लिए कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। तो 17 जून 1948 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक कमेटी सेटअप करने के लिए बोला और ये जिम्मेदारी दी एस के धर जी को, जो हमारे रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद कोर्ट के। उनको बोला गया कि आप ये पता करिए कि हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकते नहीं कर सकते। तो ये था ऑन 17 जून 1948 द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेटअप अ कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस to recommend whether or not the state should be recognized on a linguistic basis। तो इस तरह से जून 17 1948 को एस के धर कमेटी सेटअप होगी। एस के धर कमेटी में और भी मेंबर्स थे, जैसे एस के धर जो रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट थे, जगत नारायण लाल जो लॉयर थे उस समय के और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में के मेंबर भी थे। उसके साथ साथ पन्ना लाल रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद कोर्ट के। ये तीनों के तीनों बैठ के कमेटी सेटअप की इन्होंने, और इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दी, जिसको बोलते हैं धर कमीशन रिकमेंडेशंस। तो इसमें क्या क्या दिया इसको, इन्होंने बोला कि देखो, हमें भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन या गठन नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होता है तो आप स्टेट को बना दीजिए, अगर नहीं होता है तो आप उसको देखिए कि क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी और कुछ एक नया क्राइटेरिया बताया जिसके आधार पर एक नए स्टेट बन सकता है। जो क्राइटेरिया था, जैसे लिख रहा है द कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला, आप जोग्राफिकल फीचर्स देखिए कि जोग्राफी कैसी है उसकी। दूसरा, वो सेल्फ रिलायंस है, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब होता है कि वो आत्मनिर्भर है, उसके पास रिसोर्सेज है, उसके पास अपना पोटेंशियबिलिटी है कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और अपने स्टेट को वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव विएबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा उसका सही ढंग से नहीं हो पाएगा, और उसके डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर पोटेंशियबिलिटी है या नहीं है। आप इन चार आधारों को बेस बनाकर किसी भी राज्य को बना सकते हैं, और इस तरह से इन्होंने एस के धर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दे दी। उसके बाद आता है रिकमेंडेशन देने के बाद इसका फ़ायदा क्या हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एस के धर कमेटी ने बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर कोई भी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। अगर करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा देश के अंदर दिक्कतें हो जाएंगी, और जो अलग स्टेट्स हैं जो भाषा के आधार पर अलग मांग कर रहे हैं नए बनने की, वो बहुत बड़े लेवल पे और क्रिएट हो जाएंगी। और इस तरह से लिंग्विस्टिक आधार पर धर कमीशन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ धर कमीशन के साथ साथ एक और हुआ कि इसकी रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 3 मिनिस्ट्री कमेटी बैठाई।
3 मिनिस्टर कमेटी मतलब कि उसमें 3 मिनिस्टर्स थे और उनको बोला गया कि आप धर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको चेकआउट करिए, उस पर पुनर्विचार करिए। तो धर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक नई कमेटी बनाई गई जिसको हम आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं जेवीपी कमेटी। तो हमने जेवीपी, इसको हम आप साफ साफ बोल सकते हो कि ये 3 मिनिस्ट्रियल कमेटी है, जेवीपी कमेटी। जेवीपी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके 3 मेंबर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पत्तबी सीतारमैया। ये 3 मेंबर इसके थे, इन्हीं के नाम पर ये जेवीपी कमेटी बैठी है। जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के यूनाइटेड प्रोविंस से चुन के आए थे, वल्लभ भाई पटेल बॉम्बे प्रोविंस से चुन के आए थे और पत्तबी सीतारमैया ये मद्रास प्रोविंस से चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और इस तरह से ये तीनों मिनिस्टर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट में और तीनों ने ये रिकमेंडेशंस ली एस के दर की। और क्या पता करा वो देखते हैं। अब इसके एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना रखा है जेवीपी कमेटी का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश्ड अ 3 मेंबर कमेटी एट अ जयपुर सेशन। ये अंडरलाइन कर लेना, जयपुर सेशन को इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये आप इसको जयपुर सेशन को, ठीक है। नेहरू, पटेल एंड सीतारमैया, ये 3 थे। और ये सेटअप इसलिए हुए थे क्योंकि ये टू एग्जामाइन दी धर कमीशन रिपोर्ट, और इन्होंने धर कमीशन रिपोर्ट की जो रिपोर्ट दी है उसको इन्होंने चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद इन्होंने क्या पता करा, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। इन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट को सही ठहराया और बोला कि लिंग्विस्टिक आधार पर कोई भी और वो स्टेट रीऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। और इन्होंने धर कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1949 में उसको भी बिल्कुल साफ साफ बोला कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि एक आंदोलन चल रहा था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है और ये आज़ादी से पहले से ही एक अलग राज्य, भाषा के आधार पर अलग राज्य होने की मांग कर रहा था अंग्रेजों के टाइम पर ही। तो जो ये आती है यहाँ, द कमेटी रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक फैक्टर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, पहला ये था। दूसरा, द कमेटी रीअफर्म्ड द धर कमीशंस पोजीशन इन इट्स रिपोर्ट इन 1949। The committee recommended the reorganization of states on the basis of security, unity and economic prosperity of the nation। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस कमेटी ने रिकमेंड दिया कि हमें स्टेट की जो कोई भी स्टेट बनाना है उसकी कुछ चीज़ें यहाँ रखनी है, जैसे हमें उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा, यूनिटी इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री को देखना होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा कि आगे जाके इसके साइड इफेक्ट ना हो। और इस तरह से इन्होंने धर कमीशन की रिपोर्ट को सही ठहरा दिया। इस कमेटी का जो जेवीपी कमेटी है इसका फ़ायदा क्या हुआ वो देखते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसने वाइल कमेटी रिपोर्ट डिड नॉट एडवोकेट फॉर लार्ज स्केल लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन, इट डिड मेक स्पेशल मेंशन ऑफ आंध्रा। इसने वैसे साफ साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश इसने एक्सेप्शनल छोड़ा। उसका छोड़ने का कारण ये था कि एक कांग्रेस लीडर था पोट्टी सीतारमैयू, ये 56 दिन की 56 डे की हंगर स्ट्राइक पे था और इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में थोड़े दंगे होने लग जाते हैं और इनको भारतीय सरकार को मजबूरी में ही आंध्र प्रदेश 1953 में एक लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ता है और ये राज्य बनता है मद्रास प्रोविंस से अलग होकर। ये तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो था मद्रास, उससे अलग कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश को। उसके बाद जो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि जेवीपी कमेटी के बाद एक आंध्र प्रदेश स्टेट और बन के आ जाता है। और ऐसे ही जैसे ही आंध्र प्रदेश बन के आया उसके एकदम बाद ही भारत के अन्य राज्यों से भी अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी, जो आज तक चली आ रही है। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आ गया और लोगों ने भी अपने आंदोलन तेजी से कर दिए। इसको देखते हुए 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कमेटी रीऑर्गेनाइज की और बोला उसको कि आप पूरी प्रॉब्लम को देखो, भारत के अंदर प्रॉब्लम कहाँ चल रही है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो वो जो कमेटी बैठी उस कमेटी का नाम है फैजल अली कमीशन। ये 1955 में ये कमेटी बिठाई गई और इस कमेटी में जो मेंबर थे वो 3 थे। जस्टिस फैजल अली ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, केपी पानीगर ये राजदूत थे फ्रांस के भारत की तरफ से, एचएन खुजलू ये यूनाइटेड प्रोविंस से चुन के आए थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अब रिपोर्ट में क्या बोला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वही रहेगा इसका
कि ये जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट को, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट जो बोला उन्होंने कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, उस रिपोर्ट को चेकआउट कर रहे थे। इन्होंने भी क्या रिकमेंडेशन दी कि इन्होंने भी बोला कि इट सबमिट इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1955 एंड वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। It identified 4 major factors that should be considered in any scheme of state reorganization। उन्होंने बोला देखो 4 हम एक बेसिस बताते हैं जिसके आधार पे आप ये चीज़ कर सकते हो। पहला बेस बताया इन्होंने क्या, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। आपको पहले भारत की इंटीग्रिटी और यूनिटी को ध्यान में रखना है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी देखना है। अगर आप भाषा के आधार पर कोई गठन कर रहे हो तो आप वहाँ का भाषा देखो और वहाँ का कल्चर भी देखो, उन दोनों का सिमिलरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फाइनेंशियली, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी आपको लेना है कि ये ऐसा ना हो कि कोई राज्य आपने बना दिया और वो दूसरे राज्य पर निर्भर कर रहा है और उस पर कोई रिसोर्सेज है ही नहीं। उसके बाद वहाँ प्लानिंग और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। और इस तरह से इन्होंने फैजल अली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या, इसकी रिपोर्ट का क्या फ़ायदा हुआ, इन्होंने साफ बोला कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट जो थ्योरी है उसको हम पूर्ण रूप से रिजेक्ट करते हैं, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो वो जो 4 फोल्ड बताए, फैक्टर्स बताए, उनको ध्यान में रख के करोगे। दूसरा, इसका ये हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास होके आया और जैसे ही 1 नवंबर 1956 को ये एक्ट बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इससे क्या हुआ कि जो स्टेट में जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जो हमारे और भी लेजिस्लेटिव असेंबली वाले थे, तो वहाँ गवर्नर की जगह राज प्रमुख अपॉइंट होते थे। तो उन्होंने 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद हटा दिया गया, साफ बोल दिया कि अब कोई राज प्रमुख नहीं रहेगा, अब गवर्नर अपॉइंट होगा। दूसरा, जो पहले स्टेट्स थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में, ये भी कंप्लीटली डिमिनिश कर दिए, खत्म कर दिए, इलेबोरेट वो कर दिया, आपको जिसे कहते हैं कैंसिल कर दिए। अब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो मैं इसमें आगे लिख रखा है मैंने, जैसे राज प्रमुख वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल इन इंडिया विच एग्जिस्ट फ्रॉम इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 अंटिल 1956। तो 1956 तक राज प्रमुख रहे थे, उसके बाद कोई राज प्रमुख नहीं रहा। राज प्रमुख वर दी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ सर्टेन इंडियन प्रोविंस एंड स्टेट, जो मैंने आपको बता दिया, जो प्रोविंसेस थे, जो स्टेट्स थे, उनके गवर्नर अपॉइंट नहीं होते थे, पहले राज प्रमुख होते थे। अब ये जो आता है पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, पार्ट सी में, पार्ट डी में क्या है, इस तरह से स्टेट डिवाइडेड थे। स्टेट क्या था, पार्ट ए में स्टेट कंप्राइज 9 ईस्ट वाइल गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरा, पार्ट बी में लेजिस्लेचर से रिलेटेड जिसके अपनी लेजिस्लेचर थे। पार्ट सी में जो ब्रिटिश कमिश्नर थे वो थे। पार्ट डी में जो बहुत दूर स्टेट थे उनको जोड़ रखा था। तो जैसे हमने बता रखा नीचे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, इन सबको आपको आप देख लेना कौन कौन सा स्टेट कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। दूसरा आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। फैजल अली कमेटी के बाद 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया। इसमें पास करने के बाद इसके साथ साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 भी पास किया गया, जिसके द्वारा जितने भी ये कैटेगरी ए, बी, सी, डी के कैटेगराइज थी, ये सारी कैंसिल कर गई, राज प्रमुख हटा दिए गए। और इस तरह से टोटल उस टाइम 1 नवंबर 1956 को जो उस टाइम जो स्टेट थे वो 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। जो ये आपको दिखा रखा है स्टेट ऑफ 1956, ये आपको 14 स्टेट दिखा रखे हैं, जैसे बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मैसूर, मद्रास, केरला, जम्मू कश्मीर, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। ये 14 राज्य हैं और इसके साथ यूनियन टेरिटरी दिखा रखी है, जैसे दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, ये लैक्काद्वीप जिसे लक्षद्वीप कह सकते हो, मिनिकॉय एंड एमेडीव आइलैंड्स, ये लक्षद्वीप का पार्ट है। ये आपके जितने ये 6 यूनियन टेरिटरी दिखा रखे हैं। इसके 1956 के बाद जब ये एक्ट पास हो गया, उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स बन के आए। वो मैंने एक सीक्वेंस में लिख रखे हैं ईयर वाइज, क्योंकि क्वेश्चन आता है। जैसे जम्मू कश्मीर 1948 में, उत्तर प्रदेश 1950 में, बिहार 1950 में, आसाम 1950 में, उड़ीसा 1950 में, तमिलनाडु 1950 में, आंध्र प्रदेश आपका आता है 1953 में, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और इस तरह से ये स्टेट आते हैं। ये मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड है, लास्ट है,
तेलंगाना, और एक और आप जोड़ सकते हो जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी काउंट कर रखा है। तो इस तरह से ये चीज़ अब स्टेट्स का स्टेट एक यूनियन में बन के आया। तो अब ये सारे एक सीक्वेंस में है जो आपको मैंने बताया। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में यूपीएससी, एग्जाम में यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है, मैंने आपको एक डेमो सा दे रखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन वर क्रिएटेड और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड। तो आपको देखना अरुणाचल प्रदेश कब बन के आया, अरुणाचल प्रदेश 1986 में बन के आया, महाराष्ट्र 1960 में बन के आया, नागालैंड 1963 में बन के आया, हरियाणा 1966 में बनाया। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस देखना है, नीचे कौन सा स्टेट पहले बना, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो सबसे पहले जो इसमें आएगा वो महाराष्ट्र बन के आया 1960 में, उसके बाद नागालैंड बन के आया, ठीक है। तो ये इस हिसाब से सीक्वेंस आपको लगाना है। एक मैंने आपको डेमो दिखा दिया क्वेश्चन कैसे आना है, और ये क्वेश्चन कंपलसरी आता रहता है। और इस तरह से ये पूरा ये नोट्स है, आप इसको लिख सकते हो और आपको बार बार ये रिवाइज कर लोगे तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके, थैंक यू।